मैं आरएसएस के साथ साथ भाजपा में भी काम करने लगा, तो मैं भाजपा का विस्तार करा। मैंने बागेश्वर में काम किया, मैं राजस्थान में काम किया, मैंने मध्य प्रदेश में किया, मैं फिर हिमाचल प्रदेश में। मैं कहता हूँ कि आरएसएस और भाजपा के वो लोग कौन है बताएं, आप क्या लिविंग रिलेशन वाली बहु लाएंगे? मैं तो आरोप लगा रहा हूँ सरकार, बाहर के बच्चों को सड़क पे लाकर उनके ऊपर मुकदमा करके यहाँ सरकारी पोस्ट है बाहर उनको बेचने का पूरा सफेद सरकार कर रही है। इसमें आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस तीनों मिली कहते हैं गौ माता को राज्य माता का दर्जा दो, और जो गौ माता के साथ गलत करता है उसको फांसी दो। तो इसमें दो मंडल है, माओ गढ़वाल, और हमारा नारा है जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल। कितना गर्वित विषय है। हम पहाड़ के हर व्यक्ति को कहेंगे अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों के ऊपर गर्व कीजिए। ये राज्य में पूरी जमीन यहाँ के लोगों की है, यहाँ के मूल निवासियों की है। बाहर के लोगों के लिए बिल्कुल जरूर सत्ता में आते हैं, एक इंच जमीन नहीं देंगे हम किसी को। हमारी संस्कृति, हमारे रोजगार, हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों के ऊपर आप अतिक्रमण नहीं करोगे। हमारे संसाधन, हमारे पहली प्रायोरिटी हमारी। नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे साथ आज गेस्ट हैं जिनसे हम खास पेशकश पर मुलाकात करें। मैं भी हूं हल्द्वानी सिटी में। आज हम मुलाकात करेंगे पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड नगर अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे। फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू उनके इस नाम से वो प्रचलित है हल्द्वानी सिटी में, और वो एक भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है, इंडियन आर्मी वेटरन है, और आरएसएस के अंतर्गत उन्होंने काम किया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत भी उन्होंने काम किया है। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए सीधे पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार से है। रिगार्डिंग आप फौज में थे और उसके बाद फिर तुरंत आप पॉलिटिक्स में आए, और आप फिर उसके बाद पहाड़ी हिंदू संगठन इसमें जुड़े, और आरएसएस और बीजेपी में भी आप थे। तो आपकी पृष्ठभूमि किस प्रकार से रही है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर, प्लीज। मैं अपने बचपन से लेके चलता हूँ, आपको पूरी पृष्ठभूमि उसमें आ जाएगी जी। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी जब मैं पैदा हुआ था उसके बाद टीचर में जॉब में लगे थे, तो मैं शिक्षक परिवार से भी हूँ। हमारा पूरा खानदान जो है या तो किसान है या शिक्षक है या सैनिक परिवार में से जी, तो कुटुंब है हमारा जी। तो इन तीनों की छाप मुझे मिलती रही जी। तो जब मैं पिताजी के साथ ही रहता था, पढ़ता था, तो जब मैंने 1991-92 में राम मंदिर का जो चंदा उगा रहे थे लोग, उनका पर्चा लेके मैं गांव गया था। मैं छोटा था, हमें लगता था कि मंदिर के लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा मंदिर था वहाँ। अयोध्या जो था हमने टीवी पे भी देखा था और सुना था कि राम मंदिर है। उसके बाद 94 में रामपुर तिराहा कांड हुआ, तीसरे दिन पता चला, क्योंकि पहाड़ में पेपर लेट आते हैं। तो कॉलेज से एक चौकी है, पटवारी चौकी देवलथल में, वहां तक आक्रोश रैली निकली थी मेला पानी चौराहे तक। उसमें मैंने भाग लिया था। मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। फिर मैं कक्षा 10 में आया, एनसीसी का स्टूडेंट रहा। उसके बाद फिर मैं कॉलेज आया, तो कॉलेज में जो सबसे नीचे वाला पद होता है उसके लिए मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाया कि मेरे पास आर्थिक संसाधन उतने थे नहीं और परिवार ने सपोर्ट नहीं किया। नामांकन करके मैंने कहा था कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। फिर मैं जब द्वारहाट से भर्ती हुआ, भर्ती होने के बाद मैं सेना में गया। सेना में मैं 18 साल सेवा देने के बाद मेडिकल बोर्ड आउट हुआ, और आने के बाद मैंने हल्द्वानी में इसलिए मकान बनाया कि हमारे पास पहाड़ में, गांव में सभी लोग पलायन की वजह से, वहाँ सुविधाएं न होने की वजह से यहाँ पे बनाया। यहाँ बनाने के बाद मैं आरएसएस से जुड़ा, उसके बाद मैं भाजपा से जुड़ा। लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड में मैंने हिस्सा लिया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपनी बात रखी, तो आरएसएस वालों को लगा कि ये हमारे साथ मैच नहीं कर पाएगा, अंकिता भंडारी के साथ लगता है, तो हमें साइडलाइन कर दिया गया। प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए मैंने अपना जब नाम दिया आरएसएस में, तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं भेजेंगे। जबकि मैं यहाँ पे इस पूरे हल्द्वानी के अंदर सबसे ज्यादा काम करने वाला स्वयंसेवक था। भाजपा में भी मैं उसी में था। लेकिन जब 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती होती है, हम उसमें बीजेपी कार्यालय गए हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक व्यक्ति मुझे कहता है तुम पहाड़ी तो मेढक की तरह हो, तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है, तुम तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने
बताया भी भाजपा के पदाधिकारियों को, सबको मेल व्हाट्सअप किया, मेल भेजा कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं चुनाव में कूदा। मेरे पास कोई भी प्रस्तावक नहीं था, मैं अपनी पत्नी को ले गया प्रस्तावक बना के, उसको पता ही नहीं था प्रस्तावक क्या होता है। और उसके बाद फिर मैं चुनाव में आया। चुनाव के दौरान मेरी बात जो हो रही थी, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड वालों ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हम पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड से बोल रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हो? हाँ जी। मैंने कहा चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं एक तख्ता आगे टांगूंगा, एक तख्ता पीछे टांगूंगा, स्कूटर पे लोगों के पास जाऊंगा कि मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूँ। इतना ही मेरा उद्देश्य था कि लोगों को जागरूक करूँ कि मैं भी एक प्रत्याशी हूँ। तो इन्होंने बोला हम आपको सारे तरह से वो करेंगे। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। बोला कोई बात नहीं, जितना हमसे हो पड़ेगा हम करेंगे। इन्होंने मुझे गाड़ी दी, इन्होंने मुझे संसाधन दिए, इन्होंने मुझे मानव दिए, इन्होंने मुझे मैनेजमेंट दिया कि मेरे घर में पूछने आए, यहाँ पे मीटिंग रखी और इन्होंने पूछा कि भाई आपका लड़का चुनाव लड़ रहा है, आप सपोर्ट में हो। उस समय हमारे घर में एक श्राद्ध था, तो सभी लोग यहीं इकट्ठे थे कुटुंब के। तब जाके उन्होंने मुझे लॉन्च किया कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, कहीं मैं बिक तो नहीं जाऊँगा, कहीं मैं खरीद। फिर मेरा जो उसके बाद जब नामांकन डेट वापस आ गई, तब इन्होंने घोषणा करी। फिर भाजपा के पदाधिकारी घर में आए थे, वो मेरे साथ के ही थे। तो अचानक से बोले कि बाहर आओ बात करनी। गाड़ी में बैठे तो गाड़ी सीधा चली गई प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी के यहाँ। और यहाँ पे हमारे साथ गोस्वामी जी बैठे थे, जो मेरे उस टाइम पे सचिव का काम कर रहे थे। उन्होंने उसी टाइम पे पोस्ट किया कि मेरा किडनैप हो गया है। अब मेरे पास तो कोई फोन था नहीं। अब मुझे डर इतना लग गया था कि कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने चुनाव में देखा है कि आपका किडनैपिंग होता है, गुठा दिया जाता है। हमारे पहाड़ में कहते हैं गुठा देते हैं। जब चुनाव होंगे उसके बाद ही आप बाहर आओगे। आपने अभी जो जिला पंचायत चुनाव में देखा होगा कि लोगों को भी उठा दिया गया था, खुलेआम उठाया था। पहले तो छुप के उठाते थे, अब खुलेआम उठाया था। ऐसे ही मेरे को भी लेके थे। तो वो एक सूचना जो थी, हमारे पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के वाले लोग जो हैं कोतवाली गए, घेराव किया, आंदोलन किया, सोशल मीडिया में किडनैपिंग की बात आई। तो फिर 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद मेरे को यहाँ छोड़ गए, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। और उसके बाद फिर मैं चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। हमने पहाड़ी हिंदू का नारा दिया। हमारे जो संगठन के लोग हैं, हमने कहा कि ये राज्य हमारा है, इस राज्य के हम मूल निवासी हैं। ये कुमाऊं जो है, हल्द्वानी जो है कुमाऊं की राजधानी है। इसको हम कुमाऊनी शैली में ढालेंगे, कुमाऊं के हिसाब से इसका विकसित करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे पूर्व सैनिक, हमारे जो बलिदानी सैनिक हैं, उनके नाम से यहाँ के पूरे चौक चौराहे सब कुछ होंगे, गलियाँ होंगी। कुसुमखेड़ा चौराहे का नाम जो है गुलजी चौराहा रखेंगे। हर जगह पे कुमाऊनी शैली आपको मिलेगी। कुमाऊं के हिसाब से इस शहर को डेवलप करेंगे। इस मुद्दों के लेके, पहाड़ी समाज के विकास को लेके हम मैदान में गए और मैंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। मैं नमन करता हूँ सभी लोगों का, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा साथ दिया, वोट दिया, चौथे स्थान पे आया। 15 दिन पहले चुनाव में कूदा हुआ एक ऐसा अनजान व्यक्ति, जिसको शहर के 400-500 लोग जानते थे, वो पूरे शहर के 2.5 लाख लोगों में गया। और मैं उनका आभारी भी हूँ। और पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ने मुझे ये पहचान दी। चुनाव के बाद उन्होंने मुझे यहाँ का नगर अध्यक्ष बना दिया और आज मैं दोबारा चुनाव होकर फिर से मैं यहाँ नगर अध्यक्ष हूँ। मातृशक्ति जितने मेरे भाई लोग हैं, सभी लोगों का मैं नमन करता हूँ कि आज मेरी जो पहचान है वो पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान के तहत है, क्योंकि हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि मैं आरएसएस में था, आप आरएसएस में वो ट्रेनिंग भी होती है, कोई सेंटर होता है उनका, तो आप कहाँ पर रहे, कितने महीने आपने ट्रेनिंग करी? और आपको जो है इधर उधर भ्रमण के लिए जो होते हैं, आरएसएस का प्रचार करता है, आरएसएस जो है बीजेपी से कनेक्टेड है, तो बीजेपी आरएसएस बीजेपी है, तो जो है वो अलग अलग भ्रमण करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तंत्र बनाते हैं। तो उस प्रकार से आपने कहाँ ट्रेनिंग करी और किस प्रकार से तंत्र को आपने काम किया वहाँ पर? मैं जब फौज से वापस आया तो ये घर बनाया मैंने। घर बनाने के बाद मेरे पास समय था, नौकरी करने की मेरी इच्छा नहीं थी। मैं चाहता था कि मैं समाज में एक ऐसा काम करूं जिससे पहाड़ के लोगों को किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, पहाड़ का हर व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। तो मुझे लगा कि आरएसएस सबसे बड़ा नाम है और मैं पहले से भी आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ था, बाहरी तौर पे बहुत सारे उनकी पोस्टें शेयर करता था, अच्छा लगता था। तो मैं भी गया, तो यहाँ पे आरएसएस के जिला कार्यालय में मेरी मुलाकात हुई, कमल जी थे उस टाइम पे। फिर मैंने एक यहाँ पे 7 दिन का कैंप किया, यहीं MIT में लामाचौड़ में, बहुत सारे लोग मिले। फिर मैं आरएसएस के साथ साथ भाजपा में भी काम करने लगा, तो मैं भाजपा का विस्तारक रहा। मैंने बागेश्वर में काम किया, मैं राजस्थान में काम किया, मैंने मध्य प्रदेश में किया, मैं फिर हिमाचल प्रदेश में किया। तो दोनों चीज़ों को लेके उसमें चलना होता है। लोगों के बीच में गया, उनकी बातें रखी, जिस बातों पे विरोध भी है लोगों का उनकी भी बातें रखी। तो इस तरह से मैंने काम किया। लेकिन जब प्रथम अंकिता भंडारी हत्याकांड जब हुआ, तो ये जब उसमें एक आरएसएस के नेता जो अभी संगठन महामंत्री हैं बीजेपी में, अजय कुमार का नाम खुल के आया। और भाजपा के नेताओं ने पूरा जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है उसको पूरा हाईलाइट किया, उसको तोड़ा, उसका सबूत मिटाए। रेणु बिष्ट जो वहाँ की
विधायक है और जो और भी लोग हैं, और आरएसएस के लोगों ने बयान भी दिए कि महिलाओं के साथ, तो वहाँ से मन उठा, मैं अंकिता भंडारी के उसमें गया जब उसका पोस्टमार्टम हो रहा था, उस आक्रोश में भी मैं था, उस रैली में वहाँ पे जो महिलाओं के बीच में थी। तो इन लोगों को बुरा लगा कि मैं जब भी आरएसएस के लोगों से मिलता मैं कहता कि तुम अंकिता भंडारी हत्याकांड में आपका क्या स्टैंड है। मैं बीजेपी के नेताओं से कहता, अंदर ही अंदर तो बीजेपी के नेता भी ये कहते थे गलत हुआ है, लेकिन वो खुल के नहीं कह सकते। तो इनको लगा कि इसको अब आरएसएस में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। जब प्रथम वर्ष एक कोर्स होता है आरएसएस का, वहाँ पे सबसे बड़ा मेरा नाम था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा काम करता था। अपना 24 में से 23 घंटे इनको देता था बीजेपी आरएसएस को। तो इन्होंने मुझे नहीं भेजा। किस इलाके में ट्रेनिंग करी आपने? मैं जो इनका बेसिक कोर्स होता है कहाँ, 7 दिन का, तो इनका जो कॉलेज कैंपस होता है, इनका बड़े कैंपस में इलाके में, ये लामा चौड़ वाले में, लामा चौड़ में वहाँ ट्रेनिंग करी? वहाँ ट्रेनिंग किया MIT, यानी कि वो दूसरे जगह नहीं गए तो आरएसएस की, जैसे मथुरा है, दिल्ली है? नहीं, उसमें भेजा ही नहीं, वहाँ नहीं भेजा, वहाँ भेजा ही नहीं, मेरा नाम ही नहीं दिया। जबकि मेरे से जूनियर का जो कुछ काम नहीं करता उसको भी भेज दिया। मेरे को 10 बहाने बना दिया, आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है, और आपके साथ ऐसा, आप भाजपा में जुड़े हो, आप वहाँ जुड़े हो, जबकि मैं काम कर रहा था सबसे ज्यादा। यहाँ पे जब स्वयंसेवकों का कोई गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है, उसमें मैं बढ़ चढ़ कर घर घर जाके लोगों को बताता था कि आप आइए और गुरु पूर्णिमा में शामिल लीजिए। जब दोबारा भी सेकेंड ईयर में मेरा नाम दोबारा मैंने कहा हमें प्रथम वर्ष करा दीजिए, क्योंकि हमें उसमें आगे जाना है, तब भी नहीं भेजा। आपने जैसे बोला कि भाजपा वाले जो है, आरएसएस वाले जो है भाजपा से जुड़े, जैसे आपने बताया कि मैं भाजपा से जुड़ा तो आरएसएस वालों ने मना कर दी। क्या आरएसएस वाले भाजपा से जुड़ने पर आरएसएस में नहीं लेते हैं क्या? बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। अभी आपका लेटेस्ट 15 अगस्त का प्रधानमंत्री जी का लाल किले का भाषण आपने सुना होगा, वहाँ पे स्वयंसेवक की बात करी गई थी, और वो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं। आज हमारे प्रदेश के आपको कैसे नकार दिया कि आप बीजेपी से हो? क्योंकि मैंने अंकिता भंडारी हत्याकांड को प्रमुखता से उठाया। अच्छा, उसको रेज किया था। मैंने वहाँ पे उनके एक बहुत बड़े संगठन मंत्री या उससे पद का कोई व्यक्ति आया हुआ था, उनके सामने बोला, बताइए आप तो पहाड़ के, इनके बौद्धिक प्रमुख से बोला, वहाँ पे कोई बहुत बड़े किसान मोर्चे के बड़े नेता आए हुए थे आरएसएस में, आप खुद एक बेटी के बाप हो सकते हैं, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो अंकिता भंडारी में जब आरएसएस का नाम आ रहा है तो आपने संगठन महामंत्री को हटा देना चाहिए था। आपके पास क्या ऐसे क्वालिफाइड लोग नहीं है कि भाई आप एक ही बंदे के ऊपर बैठे हो? जब साफ नाम आ रहा है, आपकी बदनामी हो रही है, लोग हमसे पूछ रहे हैं समाज में कि भाई अंकिता भंडारी में तुम्हारा आरएसएस वाला था, हम क्यों आए गुरु पूर्णिमा में तुम्हारे? मैं यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 9,000 परिवार के आसपास रहते हैं, उनमें से मैं 3-4 हजार परिवारों के पास जब पहुंचा तो उन्होंने मेरे से, बहुत लोगों ने पूछा कि यार आरएसएस वाला तो यार अंकिता भंडारी का गलत करके बैठा हुआ, तुम उन्हीं के लिए हमसे चंदा मांग रहे हो या गुरु पूर्णिमा में दक्षिणा मांग रहे हो। तब मन वहाँ से फिर धीरे धीरे दूरी पड़ी। अभी जो नेक्स्ट आपका प्लान है अभी राजनीति में आने का, किस प्रकार से, कहाँ से आप शुरुआत करने वाले हैं? देखिए, मैं राजनीति में हूँ, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैंने चुनाव लड़ा है, चुनाव लड़ने के बाद मैं मेयर पद के बाद समाज में अग्रणी हूँ, उनके मुद्दे उठाता हूँ, चाहे कूड़े का मुद्दा हो, चाहे गंदगी का मुद्दा हो, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन का मुद्दा हो, और ये सारे मुद्दे मैं पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के साथ मिलकर उठाता हूँ। ठीक है, और खुद भी बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो मेरे सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, नाली बंद है, ये बंद है, इस व्यक्ति को ये हो गया। अभी आप मेरे घर आए होंगे, दोनों तरफ आपको घास उग रहा होगा। हमने तब भी बोला था, परसों में गया था, हमें बुलडोज वो दे दो, जेसीबी दे दो, हम इसको लिटा देंगे, तभी यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, जानवर और तेंदुए का डर रहता है। और अब मेरी पूरी तैयारी में आज के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीति में हूँ, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ और समाज को एक दिशा देना चाहता हूँ कि सिर्फ पैसे वाले लोग नहीं, जो समाज के लिए पूरी तरह से काम करना चाहते हैं, वो लोग भी राजनीति में आते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने उनको चुनना है जो भ्रष्टाचारी हैं, आपने उनको चुनना है जो दुराचारी हैं, या एक सैनिक आपका बेटा चुनना है जो आपके लिए चाहता है कि शिक्षा आपको मिले, चिकित्सा आपको मिले, रोजगार आपको मिले, पलायन न हो, मैं घर में रोजगार देना चाहता हूं। तो इनके लिए मैं अभी विधानसभा की तैयारी की घोषणा भी करने वाला था, आपने पूछ लिया, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, या मैं चुनाव लड़ूंगा कालाडूंगी से, या चुनाव लड़ूंगा हल्द्वानी से, या किसी भी शहर से, पिथौरागढ़ से, या फिर, लेकिन और इसके साथ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि मैं वहाँ से भी चुनाव लड़ सकता हूँ जहाँ से मुख्यमंत्री हम ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक आक्रोश है अंदर की, इस व्यक्ति के ऊपर हमने बहुत भरोसा किया, इस व्यक्ति ने हमको जिहादी कहा, इस व्यक्ति ने हमको देशद्रोही कहा, हमारे बच्चों को कहा, नकल माफिया किया। क्योंकि मैं अभी आंदोलन से निकल के अभी 5 दिन से वहीं था, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, वहीं पे बैठा हुआ था, लेकिन फिर वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। सुनने में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आंदोलन को ही बेच दिया गया था, तो ये जो पेपर लीक के साथ आंदोलन भी लीक हो गया। तो मैं आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, और उसके लिए मैं खुद आप लोगों के पास आऊँगा। जिताना न जिताना जनता का काम है, मेरा काम है मेहनत करना, और मैंने अपनी बात स्पष्टता से कह दी। भुवन जी, जैसे अब कभी काफ़ी सारा विरोध होता है, जैसे कि कहा जाता है नेशनल लेवल पर जो है एक इंडिया गठबंधन बना, जैसे कि
जो है उसको इंडी गठबंधन कहा गया। भारतीय जनता पार्टी भी जो है भारत की जनता की पार्टी ऐसा है। और फिर विवाद उठता है भारतीय जनता पार्टी में, तो उतना विवाद नहीं होता जैसे इंडिया गठबंधन की इन्होंने इंडिया का नाम ले लिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी जो भारतीय का नाम ले रखी है। और उसके बाद भीम आर्मी पर जो है बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि आर्मी का नाम लिया। वैसे ही आपका जो संगठन है वो पहाड़ी आर्मी हिंदू संगठन है। तो आर्मी जो है भारत के अंदर एक ही आर्मी है जो इंडियन आर्मी है। आप इसको आर्मी को किस प्रकार से अपने संगठन में डिफाइन करते हैं? देखिए, भारतीय सेना को सल्यूट है, नमन है। मैं उन वीर बलिदानियों को भी नमन करता हूँ। आज मैं इस जगह पे आप बैठा हूँ ना, जैसे भारतीय सेना के डेकोरम की वजह से बैठा हूँ। उसने मुझे अनुशासन सिखाया, उसने मुझे समय की प्रतिबद्धता सिखाई, उसने मुझे ये सिखाया कि अपना सब कुछ छोड़ते हुए आप देश के लिए बलिदान होंगे। जब हम शपथ लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, रेत हो, चाहे गर्मी हो, आप ड्यूटी पे रहोगे। वो मैं अपने जीवन में करता हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं एनसीसी में भी था। तो मैं सेना के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पूरा परिवार सैनिक परिवार में से बहुत सैनिक हैं, तो उनको बहुत नजदीक से देखा। मेरे दोस्त जो हैं वो सैनिक हैं। और भारतीय सेना, अब आर्मी तो एक सिंगल आर्मी भारतीय सेना, अब पहाड़ी आर्मी हो चाहे कोई भी दूसरी जिसने अपने संगठन का नाम ले रखा है, इंडिया गठबंधन जो आप बता रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वो आर्मी नहीं है, ये एक समाज के लिए काम करने वाली आर्मी है। अब आर्मी क्या होता है? एक समूह होता है, कई लोग। यहाँ हमारी भारतीय सेना पूरे भारत के लोगों का एक समूह है, जिसके अंदर अपने देश के लिए बलिदान, सर्वोच्च देने के लिए, बलिदान होने के लिए एक मिनट भी नहीं सोचता। मेरा सौभाग्य नहीं मिला, मेरे को मौका नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने देश की सेवा नहीं की या देश में जाके मैंने उस जगह पे काम नहीं किया। उन सब चीजों में बस वो उस मूवमेंट को मैं मेरे जीवन में, क्योंकि जब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं 12वीं में पढ़ता था, हमारे यादव जी थे गणित के, उन्होंने मुझसे सबसे पूछा था कौन क्या बनेगा। उस टाइम पे दूरदर्शन में परमवीर चक्र करके एक प्रोग्राम आता था। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, यार ये देखो कितने बड़े काम किए हैं लोगों ने। तो जब क्लास में ये बात आई तो मैंने अकेला हाथ उठाया था कि मैं सेना में जाऊंगा। तो बोला, उन्होंने पूछा था क्या करोगे सेना में? मैंने कहा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस देश के लिए अपना बलिदान दूंगा और परमवीर चक्र जीत के आऊंगा। वो उस समय एक बात थी जो मैंने अपनी क्लास में कही थी। तो और वो चीज मैंने अपने जीवन में ली, क्योंकि सेना से ही मैं हूँ, सेना ने ही मुझे बनाया है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन ये जो समाज में हमारी पहाड़ी आर्मी है, वो समाज के लिए काम करती है। और आर्मी शब्द इसलिए जुड़ा है कि आर्मी एक समूह है, तो यहाँ पे हमने समाज के कई लोगों को, समूह को उसमें जोड़ा है, कई सदस्यों को जोड़ा है जो आर्मी की तरह बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर काम करते हैं। पहाड़ी आर्मी हिंदू संगठन जो चला रखे हैं, इनके जो इसको जो मैनेज करने वाले जो प्रेसिडेंट होते हैं, जिन्होंने बनाया होगा, उनका नाम क्या है? नंबर दूसरा, इस ऑर्गेनाइजेशन जो यूनियन है, उस यूनियन के अंदर अभी तक कितने लोगों के यहाँ पर लोग इसमें जुड़ चुके हैं? पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड जो है वो हरीश रावत जी द्वारा फाउंडेड है। वो उसके संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष भी हैं। 2016-17 के आसपास उन्होंने उस चीज को बनाया और कंटिन्यू वो उस चीज को आगे लेके चल रहे हैं। चुनाव के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। हमें किसी एक कॉमन ग्रुप में जुड़े हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे। उनका फोन आया जब मैं चुनाव 28 या 29 दिसंबर को घर आया नामांकन करके कि मैं पहाड़ी आर्मी से बोल रहा हूँ। वहाँ से हमारा इंटरेक्शन हुआ और वो जुड़ते चले गए। फिर मैं उनसे कनेक्ट होता चला गया। पहाड़ी आर्मी पहाड़ की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसकी जो रीति रिवाज हैं, जो उनके संसाधन हैं, उनको बचाना चाहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये संगठन जो है सिर्फ पहाड़ के लोगों को वो अधिकार देने की बात करता है जो पहाड़ के लोगों के लिए इस राज्य को बनाया गया था। फिर इसमें हमारा विनोद साई जी ने एक चीज़ और जोड़ी, यार हम पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान की तरह चलते हैं। इसको हम पहाड़ी जो पहाड़ के लोग हैं उनको हम पहाड़ी हिंदू कहेंगे। जैसे हिंदू 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 करके पूरे देश में प्रचलन चल रहा है, लेकिन पहाड़ में क्या होगा, हिंदू के नाम से बाहर के लोगों को बसाकर यहाँ के लोगों को साइडलाइन करके हमारी नौकरी, हमारे संसाधन, हमारी परंपराएं सब कुछ छीन कर दी जा रही हैं। तो उसलिए ये दोनों चीजें एक साथ चली, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड, पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान, और मैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर पहाड़ी अपने लिए कार्य करे, अपने बच्चों के लिए कार्य करे, और यहाँ पर 80% पहाड़ के लोगों को प्रायोरिटी मिले। सन 2000 के बाद जितने लोग यहाँ आए हैं नए, उनके वोटिंग राइट कैंसिल हो। जितने लोगों को यहाँ रोजगार मिला है उनको नौकरी से निकाला जाए, उसकी जगह पहाड़ के युवाओं को, पहाड़ के लोगों को नौकरी दी जाए, तब हम सशक्त होंगे। नहीं तो हम तो कह देंगे हिंदू हिंदू का, तो एमपी का भी हिंदू यहाँ आएगा, बिहार का भी हिंदू यहाँ आएगा, आसाम का, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का। और इसका लेटेस्ट उदाहरण आपको देता हूँ। पहले हमारे यहाँ पोस्टमैन जो होते थे गाँव के होते थे, 3-4 गाँव में से एक के, यही हमने देखा है। आज हरियाणा
बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग जिलों, क्योंकि हमने हमारी भाषा को, हमारी कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषा को कभी राजभाषा का दर्जा ही नहीं दिया, अनुसूची में ही शामिल नहीं किया। तो हिंदी जो शब्द जोड़ दिया उन्होंने कि भाई अब हिंदी भाषी प्रदेशों के जितने लोग आएंगे वो हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारी बहन बेटियों को जरूर दूषित करेंगे। उसकी वजह से हमने ये बीड़ा उठाया और हरीश रावत जी के साथ में हम खड़े हैं। नहीं, आपने फिर भी मेरे सवाल का आंसर नहीं दिया कि जो आपका यूनियन है, जो संगठन है, इसके अंतर्गत अभी तक कितने लोग जुड़ चुके हैं? अच्छा, इसमें साहब हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी बॉडी बनी हुई है, तो इसमें कम से कम हजारों लोग हैं। अगर मैं यहीं की बात करूं, इस छोटे से जनपद की, नैनीताल जनपद, यहाँ पे हमारे पास 10 से 12 हज़ार लोगों का संगठन है। ऐसे ही गढ़वाल क्षेत्र में है, ऐसे ही हमारे कुमाऊं क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट वाइज, और उसको हमने उसी प्रकार से वहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, वहाँ पे बॉडी बना रखी है। तो ये लेके चलिए कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों का संगठन है। अभी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड बॉडी है? नहीं, गवर्नमेंट से हमने कोई अप्रूवल नहीं दिया है। जिस प्रकार से हमने इस चीज को खड़ा किया है, ये सिर्फ एक संगठन है और समाज के लिए काम करता है। हमने किसी संगठन से इसका मान्यता नहीं ली है। अच्छा, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड, उसके लक्ष्य क्या है और पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड संगठन के बारे में आपके जो मिशन है, वो मिशन क्या है आपके? देखिए, मैं आपको पूरा प्रोस्पेक्टस के साथ एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि पहाड़ी आर्मी क्या है और क्या वो काम करेगी। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, जो पहाड़ी आर्मी का प्रोस्पेक्टस है वो सीधा सीधा ऐसा है कि हम पहाड़ी आर्मी के द्वारा एक तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे विचार, हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारे जितने भी संस्कार हैं, हम जिस प्रकार से जीवन जीते हैं, वो सब चीज जो है उसको बचाना चाहते हैं। जैसे कि आप जो है कल्चरल के बारे में बोल रहे हैं, संस्कृति के बारे में बोल रहे हैं, तो जो हमारी पहाड़ी पहचान है वो जो संस्कृति है उसके संरक्षण पर केंद्रित है। तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाके हैं, लोग आज भी किन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और आपका जो संगठन है इनसे निपटने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर रहा है? देखिए, पहाड़ में आज सबसे ज्यादा दिक्कत है पलायन की। तो हमारा पहला नारा है कि रोजगार हम गांव से देंगे। दूसरी बात होती है शिक्षा की। हमने कहा है कि गांव का व्यक्ति ही, गांव में शिक्षित व्यक्ति अपना स्कूल और उसमें हम उसको जॉब देंगे। तीसरी चीज है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए गांव के बच्चों को ही हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको पूरी एजुकेशन जब हम इस सिस्टम में हैं तो उसको हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चौथी चीज है हमारा, कैसे हम सामाजिक सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परंपराओं को, अपने रोजगार को, अपनी संस्कृति को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे हम उन मंदिरों को, उन परंपराओं को बचा सकते हैं और अपने बच्चों को हम दे सकते हैं कि ये परंपराएं उस समय पे जीवित थी जब यहाँ से पहाड़ पैदल जाते थे लोग 300 किलोमीटर, और आज सारे संसाधन होने के बावजूद भी हम अपनी परंपराओं को नहीं बचाए जा रहे हैं। तो हम पलायन होकर जहाँ गए हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ से व्यक्ति वहाँ आए और वो ये ना कहे कि मैं इस गांव में आके, इस जगह पे आके ठगा गया हूँ। मैं उस व्यक्ति को उसी गांव में वो सारी सुविधाएं देना चाहता हूँ। आप परंपराओं और कल्चरल और रीति रिवाज की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने अभी कहा है, तो पहाड़ी संस्कृति को जीवित रखना आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? खासकर जो मॉडर्न अभी जो ज़माना आ चुका है, आधुनिक जो ज़माना है, उस समय में जो इस समय में आने वाली जो आपके सामने चैलेंजें हैं, चुनौती हैं, उसको आप किस प्रकार से दूर करेंगे? क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं? देखिए, पहाड़ की संस्कृति को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस संस्कृति को ढकने के लिए बाहर की संस्कृतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि हम अपने में हीन भावना में ग्रस्त हो जाएं कि हमारी संस्कृति पीछे है, हमारी संस्कृति के साथ गलत चीजें हैं और बाहर की संस्कृति अच्छी है। लेटेस्ट में आपको एक एग्जांपल के साथ मैं प्रूफ करना चाहूँगा। गणेश महोत्सव जो है हमारे यहाँ मनाया जाता है। गणेश जी हमारे आराध्य हैं, यही उनका जन्म स्थान भी है, कैलाश भी यही है, पार्वती माता भी यही है, लेकिन यहाँ पे उनका विसर्जन होता है। हमने विरोध किया कि हम विसर्जन के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। हमने कहा कि आप विसर्जन मत करिए। हम काफी हद तक सफल भी हुए, लेकिन फिर भी व्यक्ति कहते हैं कि हम करेंगे। जो बाहर के व्यक्ति आए हुए हैं बॉलीवुड से, हाँ बॉलीवुड से, जबकि यहाँ पे होता नहीं है विसर्जन। आप, हमारे यहाँ क्या परंपरा है, अगर आपने गणेश जी की मूर्ति बना रखी है, आप एक पेड़ के नीचे उसको रख दीजिए, प्राकृतिक रूप से अपने आप उस प्रकृति के जो मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, उनमें समा जाएगी, जैसे हमारा गोरा गमरा का होता है। और अटैक इसलिए हो रहा है कि दिखावे क्या जिंदगी है, दिखावे में सबसे ज़्यादा चमक धमक होती है। वो क्या करते हैं, उस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, चाहे बॉलीवुड के द्वारा, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे
कंटेंट के द्वारा उसके पीछे यूट्यूबर और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लगा दिए जाते हैं कि ये चीज़ बढ़िया है, लेकिन उसके पीछे जो नुकसान है वो कोई नहीं बताता। क्योंकि अगर हम अपनी परंपरा से नहीं जुड़ेंगे, वो मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूव करना चाहूँगा। गौरी गमरा हमारा कार्यक्रम है, हमारा एक त्यौहार है, हमारा एक परंपरा है, उसको हम उसी की जो बेसिक पद्धति है उसमें अगर हम मनाएंगे तो हम पूरे गांव को इकट्ठा कर सकते हैं। मैं अपने गांव लेके चलता हूं आपको। इस बार मेरे गांव में मेरे क्षेत्र के बहुत सारे लोग इसलिए इकट्ठा हो गए कि उनको लगा कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है, हमको इकट्ठा होना चाहिए। और मैं उन सबका नमन भी करता हूँ। डिठियार जो नियरेस्ट क्षेत्र थे, कुछ लोग दिल्ली से आए, कुछ लोग हल्द्वानी से भी गए, मैं नहीं जा पाया, मैं यहाँ था, लेकिन जो लोग वहाँ गए वहाँ लोगों ने वो उसी परंपरा से मनाया उसको और उसी तरीके से मनाया। इतना सुंदर लगा। और इस बार हमें पहली बार देखने में मिला कि पूरे उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पे गौरी गणेश, ये जो गौरी और महेश्वर की परंपरा है उसको जबरदस्त तरीके से पारंपरिक रूप से मनाया गया। बहुत आत्मसम्मान मिलता है, बहुत गर्व होता है कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, जैसे भुवन जी ने बात करी है कि जो हम गणेश विसर्जन वाला बात करते हैं, तो कहीं हद तक मैं इनकी बातों से जो है पूर्णतः सहमत हूँ। क्योंकि जब भी हम गणेश विसर्जन की बात देखते हैं तो तालाबों के अंदर, पानी के अंदर, इवन जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि गड्ढे में, बीच के अंदर जो है यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गणेश भगवान की मूर्ति को जो है देखा जाता है, जो कि मुझे लगता है कि भगवान को जो जिस प्रकार से विसर्जित किया गया है, लेकिन उसको सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। मैं इन बातों से जो है इसका समर्थन करता हूं। क्योंकि जब भी हम देखते हैं वो पुलिया के नीचे जो है गणेश विसर्जन और गणेश की मूर्ति, इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति वो बह के जा रही है, कभी मड में पड़ जा रही है, बीच में गंदगी में पड़े हैं गणेश की मूर्ति। इस प्रकार के कई सारे वीडियोज वायरल होते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूँ कि हम जो सनातन धर्म से पर्टेन करते हैं तो इन चीज़ों को हमको ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सीधे टॉपिक में और अपने टॉपिक में वापस आते हैं। सर, 2025 में आपने किन जन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए कोई आपने बैठक की आयोजन किया है, और उस बैठक में कौन सी आपकी जो प्रमुख समस्या है इस पर चर्चा हुई है, और आप उनको हल करने पर जो है किस प्रकार से कदम उठा रहे हैं और उन पर विचार कर रहे हैं? देखिए, जहाँ पे अभी हम रहते हैं ये हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र है। यहाँ पर कूड़ा, गंदगी, खुले में जो जानवर विचरण करते हैं और किसान की जो खेती होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें वो पार्टी नहीं देखते, उसमें वो दल नहीं देखते कि ये किस दल के व्यक्ति का खेत है। वो देखते हैं कि खेत है और घुस जाते हैं। वो चाहे भाजपा का है, कांग्रेस का हो या आम आदमी का हो, वो पूरा बर्बाद कर देते हैं। हम जब क्षेत्रों में जाते हैं तो उन क्षेत्रों में हम ये देखते हैं कि लोग बेसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। अभी हमने नगर निगम में हमने कहा है कि अगर आप कूड़ा और नालियां साफ नहीं करोगे तो हम आंदोलन करेंगे आपके यहाँ। इसके लिए हमने बैठक करी है। बैठक में हमने प्रस्ताव पारित किया है। हम हर संडे को सामाजिक मुद्दों के ऊपर कि भाई अगले एक हफ्ते में किस मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे, किन मुद्दों के ऊपर हम जाएंगे। ज्योतिमेर हत्याकांड, उससे पहले उसके बाद कशिश हत्याकांड, अभी हमने युवाओं बच्चों के लिए जो नकल है, उससे पहले से हम हर वक्त समाज का कोई भी मुद्दा हो, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के माध्यम से हम उसका ज्ञापन भी देते हैं और हम उनको बताते भी हैं। क्योंकि पूरा नगर निगम क्षेत्र कूड़े से भरा पड़ा है। आप देखिए, आज साफ सफाई में इंदौर सबसे अग्रणी है। मैं इंदौर गया हूँ, देखा है मैंने। और आज मैं हल्द्वानी में खोलता हूँ, बहुत छोटा सा शहर है, इसको हम सफाई नहीं कर पा रहे, घास नहीं हमारे पास। जब मेरी बात हुई इनसे तो ये कहते हैं हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास ये झाड़ियाँ काटने के लिए लोग नहीं है। भाई इतना पैसा है, इतने पैसा मोदी जी भी देके गए हैं, बजट भी आपको अलॉटमेंट होता है। आज आप झूठ नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं ये काम नहीं कर पाया। तो हम प्रमुखता से हर सप्ताह सामाजिक मुद्दों के ऊपर बैठक करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उन मुद्दों को हम उस मुकाम तक पहुंचाते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि हम लोग जो संगठन है पूरा सामाजिक कार्यों में सक्रिय है, क्या आप बता सकते हैं कि हाल ही में किए गए किसी महत्वपूर्ण पहल के बारे में आप बता सकते हैं जिसका जो स्थानीय जो समुदाय है, हल्द्वानी का जो एरिया है, उन पर जो है आपकी गहरी छाप या गहरा असर पड़ रहा है और लोग जो है और इस यूनियन से जुड़ पा रहे हैं? देखिए, अभी एक हमने आंदोलन किया था ज्योतिमेर हत्याकांड। जो हमारी पहाड़ की एक बेटी थी, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी घर के अंदर घुसकर। और पुलिस, जो यही पुलिस है जो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, एफआईआर दर्ज करने से आनाकानी करती है। किसी के माध्यम से हमारे पास फोन आता है, हम बारिश में वहां जाते हैं तो 5 एप्लीकेशन लिख के फाड़ी जा चुकी हैं कि ये एप्लीकेशन आप नहीं दोगे, जो हम कह रहे हैं वो आप लिखोगे। जब हम लोग गए तो जो
उनकी चाची और जो वहाँ पे उनकी माताजी थी वो कहते हैं अरे पुलिस वाला कह रहा है कि आ गए हरामी, ये आप यहाँ पर हल्ला काटेंगे। देखिए हम समाज के एक व्यक्ति हैं, समाज का व्यक्ति कहीं भी ताड़ित होगा हम उसके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। ज्योति मेरे हत्याकांड को हमने विरोध किया, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया। बुधवार को हमने धरना प्रदर्शन किया, 10 से 12 दिन FIR दर्ज करने के लिए मांग की। और जब हम SSP साहब से मिलने या SP सिटी साहब के ऑफिस में जा रहे थे तो कोतवाल हमारे अध्यक्ष जो हरीश रावत जी का गर्दन पकड़ते हुए अमानवीय तरह से गाली करते हुए कोतवाली की तरफ लेके गए। महिलाएं वहाँ पे खड़ी थी, बारिश हो रही थी, बात करने के लिए हम गए थे। तो इस प्रकार से हमने उनको चिताया भी। कुछ समय बाद उन्होंने छोड़ भी दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन जो उन्होंने इस प्रकार अहंकार से एक समाज के एक व्यक्ति जो समाज के लिए काम करते हैं उनके साथ किया, हमें डिटेन किया, हमको उठाया, सड़कों पे महिलाओं को रगड़ा। जो जब ये विरोध चला सड़कों में मेहनत हुआ, कशिश हत्याकांड में हम प्रमुखता से आए, हमने आह्वान किया पूरे यहाँ के लोगों को, उनके ताऊजी को बुलाया, वो देहरादून थे, हरीश राव जी ने उनको बुलाया यहाँ पे, आप आइए क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा जनाक्रोश हो रहा है लोगों के बीच में हुआ है। उन्होंने भी यही बोला कि आप लोगों की जो यहाँ पे मैं बेटी लेके आया था लेकिन यहाँ से मैं उसकी लाश लेके गया हूँ तो आपको दर्द नहीं हुआ। तो लोग उसको आज सोचने पे मजबूर हुए। और पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड निरंतर ये काम कर रहा है कि लोगों को जागरूक करे और समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए खड़ा करे। सर, आपने ज्योति मेहर की बात करी और अंकिता भंडारी की भी बात कर रहे हैं आप, तो इसको अंकिता भंडारी वाले केस को किस प्रकार से देखते हैं आप? जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार तो बोली कि हमने उनके जो भाई हैं उनको नौकरी देने की बात कही है, गवर्नमेंट जॉब देने की, और मुआवजा उसको दिया गया है, तो आप किस प्रकार से जस्टिस को देखते हैं और मुआवजे को देखते हैं? इनका डिफरेंस किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अंकिता भंडारी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब उसकी हत्या हो गई थी। उसके बाद मैं अभी मार्च में उनके घर गया, मेरा मन नहीं माना, मैं यहाँ से रामनगर गया, रामनगर से गुरुद्वार होते हुए मैं चला गया अंकिता भंडारी के घर। अंकिता भंडारी के जब मैं घर में गया तो मैंने उसकी वीडियो अभी पिछले 17 तारीख से लेके 25 तारीख तक अपने सोशल मीडिया में लगातार चलाई कि अंकिता भंडारी कहाँ रहती थी, कैसी थी, क्या थी, उनकी माँ क्या कर रही थी, कैसे उसने अपना संघर्ष किया, कितने अच्छे नंबर वो लाए, किस जगह वो पड़ी, कहाँ पे उसकी मृत्यु हुई और कहाँ उसकी डेड बॉडी मिली, कहाँ उसका अंतिम संस्कार हुआ। वो सारी चीज़ें मैंने कवर की। तब जब मेरी अंकिता की माँ से, अंकिता के भाई से बात हुई तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि देखिए ये सरकार सिर्फ उन अपराधियों को बचाने के लिए है। अंकिता की माँ के पास इतना संसाधन नहीं है कि कोटद्वार, देहरादून, दिल्ली और हाई कोर्ट में, नैनीताल हाई कोर्ट में ट्रैवल कर सके। वो एक पहाड़ की महिला है, गाड़ी की सुगंध से ही उसको उल्टी आती है, फिर भी वो अपनी बेटी के लिए लड़ी। उनके घर की आप स्थिति देख लीजिए, कैसे वो जीवन जी रहे हैं और यहाँ के लोगों को भी जीना चाहिए। तब अंकिता की माँ को मैंने भी कहा था और उन्हें भी कहा था कि हम एक संगठन बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे। मैंने कहा उस ट्रस्ट का मुझे बारकोड स्कैनर दीजिए, हम पूरे प्रदेश में जहाँ तक मैं फैला सकता हूँ फैलाऊंगा। तो ये सारी बातें वहाँ पे हुई थी। लेकिन मैं पूरा आरोप लगा रहा हूँ कि ये राज्य सरकार ने अंकिता भंडारी के हत्याकांड के VIP को बचाया है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोस्त भी हैं, संगठन RSS से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हीं के ऊपर आरोप है। संगठन महामंत्री अजय कुमार को और भी लोगों को बजाय, मैं इसलिए कहता हूँ, मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ, अगर संगठन महामंत्री अजय कुमार इसमें शामिल नहीं है तो पुष्कर सिंह धामी जी के पास साइबर सेल है, पुष्कर सिंह धामी जी के बाद पूरे DGP से लेकर नीचे पुलिस है। आपके सामने प्रूफ करने के लिए ये है कि उस समय अजय कुमार जी कहाँ थे। हर व्यक्ति फोन लेके चलता है, आप भी फोन लेके चल रहे हो, आप मेरे घर में आए हो, इस टावरों से आपकी लोकेशन पता चल जाएगी, आपकी चैट आ जाएगी, टोटल चैट आप बाहर निकालिए, आपके कॉल रिकॉर्ड आ जाएंगे, सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। आज के दशक में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो जाल है उससे बच ही नहीं सकते हो। कराइए ना, हम तो कहते हैं दिखाइए, अगर आप इतने ही सच्चे हो तो दिखाइए, नहीं तो मैं RSS के इस बड़े संगठन से कहूँगा कि जब जिस प्रकार से एक मछली से पूरा तालाब, सड़ी हुई मछली से तालाब खराब होता है, आप गलत कर रहे हो। एक गलत मैसेज जा रहा है आपके माध्यम से कि आप बेटियों के, और अभी लेटेस्ट हमने आपको बताना भूल गया, UCC करके एक बिल लेके आए। यही स्वयंसेवक जो RSS के स्वयंसेवक जो अभी मुख्यमंत्री हैं, तो वो बिल लेके आए UCC का, जिसमें पहला क्लॉज ये है कि आपको मैं दिखाऊंगा। पहला क्लॉज ये है कि कहा गया है कि इसमें आप कोई भी लेडी या कोई भी बच्ची 18 साल होने के बाद लिव इन रिलेशन के लिए अपना आवेदन कर सकती है। अब सोचिए पहाड़ की संस्कृति को कैसे खत्म कर रही है RSS और BJP, और कांग्रेस भी उसमें कोई, पाक साहब ने उसमें बहुत कम विरोध किया, विरोध हमने किया। प्रेमचंद अग्रवाल
का जब साला शब्द आया था, उसने पूरे पहाड़ियों को गाली की थी। हमने कुमाऊं यात्रा की थी और हर चौराहे पे कम से कम 100 से ज़्यादा पुतले जलाए थे। उसके पूरे कुमाऊं भ्रमण के दौरान हमने उनके पुतले जलाए थे, हर चौराहे पे उसका विरोध किया था। वो एक नतीजा है कि उसको निकालना पड़ा, क्योंकि इतना विरोध हमने किया था। यहाँ पे क्या है, आपके सामने मैं एक ही बात रखना चाहूँगा कि जो इस हवाब समाप्ति वाला बात है, इसमें जो कहा गया है लिव इन रिलेशन वाला, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा था कि कैसे हमारी जो वो बच्चियों को बहला फुसलाकर कैसे भी आपके लिव इन रिलेशन में डाला जाएगा। मेन मुद्दा क्या है, अंकिता भंडारी की तरह पूरे प्रदेश में कहीं दोबारा से विरोध प्रदर्शन न हो। यहाँ पे तो तानाशाही चल रही है, तानाशाही उसी हिसाब से चलती रहे, क्योंकि ये क्या कहता है, इस यूसीसी से हमारे विवाह संरचना पर एक प्रहार हुआ है, क्योंकि ये एक परिवार में, गांव में हम सब लोग भाई बहन की तरह पे रहते हैं। सोचिए, मेरे गांव में कल के दिन एक गांव का बेटा गांव की ही बेटी के साथ कहता है कि मैं लिव इन रिलेशन में रहता हूं और पुलिस उसको प्रोटेक्शन देगी। हमारी संस्कृति खत्म, हमारी परंपरा खत्म, हमारे परिवार खत्म, क्योंकि माँ बाप शर्म के मारे या तो आत्महत्या करेंगे या फिर उस जगह को छोड़ देंगे। उसी गाँव में आप कैसे रह सकते हो जहाँ पे आपकी बेटी आप ही के गाँव के दूसरे बच्चे का जो भाई है आपका, अब उसमें ऐसा कोई रिश्ता डिफाइन नहीं किया गया। हो सकता है वो आपका चाची हो सकता है आपका ताई हो सकता है आपकी कोई भी रिश्ता, कुछ भी रिश्ते में हम कह सकते हैं आप लिव इन में रह सकते हैं। तो कितना गंदा कानून ये लेके आए हैं, और लोग इस चीज को समझने में, कहता हूं कि आरएसएस और भाजपा के वो लोग कौन है बताएं, आप क्या लिव इन रिलेशन वाली बहू लाएंगे? अगर आप लाएंगे तो उसको आप सोशल मीडिया के द्वारा बताइए कि क्या आप उस ऐसी बेटी को, ऐसी बहू को जो जिसको आप लिव इन में रह रही है, उसको अपनी बहू बनाएंगे? ये हमने क्वेश्चन पूछा था जब हमने 11 दिन शहर के चारों तरफ जाकर जन आंदोलन किया था, एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उस हस्ताक्षर अभियान में हमने लोगों से पूछा था कि आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में। हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था, वो बैनर भी दिया था। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। भुवन जी, जैसे कि आपने बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन में आपने पार्टिसिपेट किया, आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। हम बात करते हैं नन्ही परी के केस को लेकर, आप उसमें भी मेरे को काफ़ी जगह जो है प्रदर्शन में दिखाई दिए। तो उत्तराखंड सरकार ने तो नन्ही परी केस वाले मामले में जो है कहा कि हम जो है अच्छा वकील करेंगे और दोबारा से रिव्यू को पिटीशन को फाइल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छा वकील करके अच्छी पैरवी को करेंगे। इवन जो है जो उनके परिवार वाले हैं उनसे जो है बीजेपी के जो लीडर है, खुद मुख्यमंत्री जी जो है इन चीज़ों के लिए बातचीत कर चुके हैं। आपको नहीं लगता है कि इसमें जो है नन्ही परी केस वाले में, जैसे कि कहा जा रहा है, इसमें जो विरोधी पार्टी है वो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं? नंबर 1 पॉइंट। और सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि जो विरोध प्रदर्शन अभी हुआ था तो इसमें काफ़ी सारे कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर इत्यादि जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो घर की महिलाएं जो ब्लॉग बनाती हैं सुबह से लेकर शाम तक जो ब्लॉगिंग करती हैं, तो मैं सबकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता है कि उसमें जो है सोशल मीडिया के अंतर्गत कई सारे ऐसे कमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में नहीं आए थे, बल्कि कुछ जो है अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए आए थे। और नंबर दूसरा, जो ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया वाले थे वो अपने कंटेंट को लेकर यहाँ पर आए थे व्यूज एंड सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपका इसका आंसर 2 भागों में दूंगा। पहला भाग कि सरकार कर रही है। आप ये बताइए, आपके घर में आटा खत्म हो गया, आपके घर में, मेरे घर में आप आए, मेरे घर में आटा खत्म हो गया, मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं अब आटा पिसाने जा रहा हूँ, आप वेट करिए और आपको भूख लगी है, मैं आपको रोटी नहीं दूंगा। भाई एक प्रोसेस है ना। सरकार में जो व्यक्ति बैठा हुआ है या जो सरकार चल रही है, उस सरकार की जिम्मेदारी है ना हर चीज को मॉनिटर करना, क्योंकि वो अकेली नहीं है, उसके पास कई तरीके हैं, तंत्र है, ऐसे फैला हुआ है। एक मेरे पास कोई तंत्र नहीं है, लेकिन सरकार के पास सब कुछ है, सरकार सब कुछ कर सकती है। 2000 अगर आप सुप्रीम कोर्ट का उस वर्डिक्ट को मैंने पढ़ा है, जब मैंने डाउनलोड किया, तो 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लगभग 10 सुनवाई में केस फाइनल हो गया। ठीक, सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पुलिस की नाकामी की वजह से, क्योंकि पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं हो पाई, आयोग इन्वेस्टिगेशन को एक एक चीज को प्रूफ नहीं कर पाया, तो आपका एक केस वहां पे डाउट ऑफ सेंटेंस में आता है। अब बच्ची का साथ गलत हुआ, उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। हरीश रावत जी यहाँ आए थे, जो मैं तो उस समय था नहीं, लेकिन जो उनके साथ वाले थे, विकास वगैरह ने पत्थर फेंके थे और वो अरेस्ट भी हुए थे। अभी जब ये वर्डिक्ट आया, सरकार सोई थी, सरकार के जो संगठन है वो सोए थे, भाजपा सोई थी। इन लोगों को पता है, इन्होंने
पता तक नहीं बताया कि उनके वकील ने तक फोन नहीं करने की जहमत नहीं उठाई कि आपकी बेटी का आज जजमेंट है। कितनी बड़ी बात है, जिसकी बेटी की हत्या हुई, जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ, जिसकी बेटी का हाथ पांव पूरे तोड़े गए, पूरा खून से वो लथपथ थी, उसको उसके परिवार को ये नहीं बताया जाता है कि आज आपका जजमेंट है। कौन बताएगा? तो सरकार बताएगी या वकील बताएगा जो सरकारी वकील है। और सरकारी वकील ने क्या किया, जजमेंट हो गया। जब पेपर में न्यूज़पेपर, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के ताऊजी और ताई कह रहे हैं, जब नैनीताल के न्यूज़पेपर में छपा तब पिथौरागढ़ वालों को पता चला, तब दूसरे दिन वहाँ के न्यूज़पेपर में छपा, एक उन्होंने वीडियो सर्कुलेट किया था। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। बीसी पांडे क्या सरकार से बड़ा है? मेरे पास इतना बड़ा तंत्र है, आपके पास तंत्र है, और अब आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हो कि हम तो सब कुछ करेंगे, तब क्यों नहीं किया? और कांग्रेस विपक्ष रहते हो तब क्यों नहीं किया, विरोध क्यों नहीं किया? आपके पास पता था केस चल रहा है, भाई आपकी डेट लगी होगी, आपके पास मैसेज आया होगा कि आज आप इतने बजे, 3 नंबर की डेट थी सुप्रीम कोर्ट में, 3 नंबर की डेट थी, उसमें साफ लिखा हुआ है कौन चीफ जस्टिस है, कौन वकील है, विपक्षी कौन है, सब कुछ लिखा हुआ है जजमेंट में, क्या क्या हुआ पूरा लिखा हुआ है। अब जजमेंट पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। अब बताइए तब तक क्या सरकार सोई थी? जब ये मामला लोगों के बीच में पड़ गया, आक्रोश फैला, तब ये डैमेज कंट्रोल करने लिए घर जा रहे हैं कि भाजपा सर अच्छा काम करेगी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पूरा न्याय मिलेगा, हमेशा करेंगे। अभी तक कहाँ थे? क्यों नहीं किया आपने? इसका मतलब आपको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई केस भी है। और पहाड़ की बच्ची के साथ आप रहना ही नहीं चाहते, आपके लिए कोई मतलब नहीं है उसका कि अगर आप होता तो आप जिस समय शपथ ली थी उसी समय से इसको मॉनिटर करते। मॉनिटर करना चाहिए था, नहीं किया, सरकार का फेलियर है। तो इसमें लोगों के आक्रोश के दबाव में आपने फिर अभी वकील करने के लिए अपने न्याय विभाग को बोला है। किया नहीं किया हमारे पास उसकी कोई जानकारी, लेकिन सुनने में आया कि कर दिया। लेकिन किसको किया, कहाँ किया, अभी तक पता नहीं। अब उनके ताऊजी से हम बात करेंगे, तब उनके ताऊजी यहीं आए थे, हम ऑफिस में ही बैठे हुए थे। अब मैं आता हूं आपके पक्ष के दूसरी बात पे। दूसरी बात पे आपने क्या कहा कि इन्फ्लुएंसर आए, यूट्यूबर आए, अपनी राजनीति चमकाने आए। एक बात बताइए, राजनीति ने अपने कंटेंट को चमकाने के लिए आए, व्यूअर्स सब्सक्राइबर आए, क्यों नहीं आएंगे? क्या वो इस समाज का हिस्सा नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनके बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा? कोई गारंटी दे सकता है? सरकार क्यों सोई थी? गुस्सा क्यों आया कि भाई सरकारी वकील ने केस ढंग से क्यों नहीं ला? मेरा हाईकोर्ट के वकीलों से बात हुई, जबलपुर में हमारे मित्र हैं उनसे मेरी बात हुई, वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। लखनऊ बेंच और इलाहाबाद बेंच के हाईकोर्ट के वकीलों से बात हुई, रामपुर के वकीलों से मेरी बात हुई, यहाँ के बार एसोसिएशन से और सीजीएम कोर्ट और नैनीताल के लोगों से मेरी बात हुई, पिथौरागढ़ में हमारे रिश्तेदार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। तो ये बताइए कि जब इतने लोग कह रहे हैं, वकील खुद कह रहे हैं कि ढंग से पैरवी नहीं की होगी, तो ये आक्रोश तो जनता में फैलना ही था। और आक्रोश ऐसा था कि एक 7 साल की बच्ची के साथ इतना गलत हुआ, ज्योति मेहर के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसकी भी बात नहीं सुनी गई। तो जब कशिश के बारे में बात आई तो मैं तो कहता हूँ अच्छा किया लोगों ने। हर व्यक्ति को आना चाहिए, उस समय ये नहीं देखना चाहिए मैं क्या हूँ, चाहे मैं एसपी हूँ, डीएम हूँ, एसएसपी हूँ, चाहे मैं सरकारी तंत्र वाला तो आ नहीं सकता, लेकिन जो समाज है उस समय उसको बच्ची के लिए न्याय दिलाने के लिए आना चाहिए, न कि ये देखना चाहिए कि मैं दलीय हूँ। भाई तुम्हारा कल के दिन आपकी बेटी होगी, आप क्या करोगे? तब कौन आएगा आपके साथ? कल के दिन हमारी बेटी के साथ ऐसा होता है, हमारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, क्या हम इंतजार करेंगे कि मेरे ही दल का आएगा कि दूसरे दल का नहीं आएगा? ये समाज की बात है। और उन लोगों को, और ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, तो आप भी बनिए ना उस लेवल का, आप भी तो आए थे, मैंने आपको वहाँ देखा। मेरे साथ एक दूसरा एक सामान्य व्यक्ति भी अपना कैमरा लेके ऐसा खड़ा था, वो लाइव कर रहा था, चाहे जो भी कर रहा था। क्या सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने के लिए नहीं, वो समाज को जागृत कर रहे हैं, समाज को जगाने के लिए आ रहे हैं। और अगर उससे उनका व्यूअर बढ़ते हैं या उनका बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या था? बच्ची को जन जन तक पहुंचाना कि ये गलती हुई है सरकार से और ये आक्रोश है। मैं इतना कहना चाहूँगा। मैं उन सभी का धन्यवाद करूँगा जो उस दिन वहाँ पे बुद्ध पार्क में आए और रैली में भी आए। हमने एसडीएम को भी ज्ञापन दिए, सिटी मजिस्ट्रेट को, और वहाँ पे भी वो मौजूद रहे। बहुत अच्छा लगा। और गाँव एक सिंपल महिला है, आपने कहा ना सामान्य, घर से मेरी बीवी भी आई जो कभी नहीं आती, वो मेरे पॉलिटिक्स में जाने में विरोध में है, मेरे को एक कार्य करने, क्योंकि उसको डर लगता है कि यार आप क्या कर रहे हो, आप कमा के नहीं ला रहे हो। मैंने कहा जितना था समाज ने मुझे दे दिया है, अब मेरा है कि मैं समाज को दूँ। ये भी आई। वहाँ पे एक मेरे रिश्तेदार अपनी 9 साल की बच्ची के साथ आए, एक
हमारी ही संगठन की महिला है तुलसी रौतेला जी, वो अपने पेट में उनका बच्चा होने वाला है, शायद अभी खबर नहीं है क्योंकि मैं आंदोलन में था तो जानकारी नहीं पाई, उनका बच्चा होने वाला था इसी हफ्ते। वो भी आई, मैंने उनका दीदी यहाँ आपको धक्के लगेंगे बहन, तुम थोड़ा किनारे हो जाओ। और उनके साथ मैंने एक पुलिस कांस्टेबल को भी बोला, दीदी ये देखना ये प्रेग्नेंट है, इनका बच्चा होने वाला है, क्योंकि हो सकता है धक्का मुक्की हो, पुलिस प्रशासन अपनी जोर करे, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई थी। तो वो जब आ सकती है तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सामाजिक मुद्दा है। और बहुत अच्छा किया पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ने इसको लीड किया, उसके बैनर तले गया और लोगों को हमने इकट्ठा किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हर उस जो पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड से जुड़े हुए लोगों का, समाज से जुड़े हुए लोगों का। आप आइए, जुड़िए और अपने पहाड़ और पहाड़ियों के लिए काम करिए, समाज के लिए काम करिए। जो आपने कांग्रेस जो वर्डिक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट की बात करें उसको मैंने पढ़ा, लेकिन पढ़ने में ये अंदाजा आया है कि उसमें कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और कांग्रेस की सरकार जब थी तो कांग्रेस का ही 2014 में जो है 2014 में पुलिस तंत्र कांग्रेस का ही था। तो फिर साक्ष्य का जो साक्ष्य की जो अवकलन होता है उसको सही तरीके से रखा नहीं गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्डिक्ट इस प्रकार से है कि साक्ष्य में कमी है, तभी तो पैरवी कमजोर होगी। किस प्रकार से देखो मैं इसमें सीधी सी कांग्रेस आज के दिन में पॉलिटिक्स तो नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा होता है इसमें, जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, और पुलिस रिफॉर्म में कई चीजें हैं, उसको ये नहीं कह सकते एक व्यक्ति को बताएं, कई चीजें। जब हम पुलिस वालों से बात करते हैं बहुत सारी चीजें, किसी दिन उसके ऊपर हम डिबेट में डिस्कस करेंगे, तब आप देखिएगा कितने मुद्दे निकल के आते हैं। अभी हम आईजी मैडम के पास गए थे ज्योतिर्मय हत्याकांड में, उन्होंने भी बोला कि वाकई में पुलिस में बहुत बड़ा रिफॉर्म होने की जरूरत है। अब ये बहुत बड़ा विषय है। हुआ क्या, 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, अब कांग्रेस को आक्रोश रोकना था, क्योंकि आंदोलन तब भी हुए थे, और यही हरीश रावत जी आंदोलन में भी थे, मैं तो सेना में था, लेकिन दुख तो मुझे भी हुआ ना। मेरे पिथौरागढ़ के, मैं उन परिवार को जानता हूँ, तब से जानता हूँ जब मैं 94 से पिथौरागढ़ आ रहा हूँ, बिशा बिजड़ के रहने वाले हैं। अब सोचिए कि आक्रोश तब भी था, अब उस जनता के आक्रोश को ठंडा कैसे करना है, ठंडा कैसे करना है, वो चीज पुलिस बहुत अच्छे से जानती है। अब पुलिस ने क्या किया कि बॉडी मिल गई, बच्ची मिल गई, अब इसके ऊपर इंक्वायरी होगी, अरेस्ट हो गया बंदा, ठीक। और लोगों का आक्रोश क्या होता है, कम हो जाता है, आंदोलन क्या है पीक पे चढ़ के फिर नीचे आ जाता है। तो वहां पे वो चीजें हुई हैं, तो वो वहां पे सक्सेस हुए थे, यहाँ पे ये सक्सेस हुए हैं। कहानी वही है, कांग्रेस भी उस समय राजनीति कर रही थी, विपक्ष में चुप बैठी है। भाजपा आज उस समय विपक्ष में थी, उसने पत्थर मारे थे, उनके ही एक विधायक के लड़के ने, जो कालाढूंगी के अभी वर्तमान विधायक हैं, बंशीधर भगत जी का लड़का, और वो जेल भी गया था, मुझे सुनने में आया। क्योंकि ये चीजें तब पता चलती है जब आप समाज में काम करते हो, समाज में आप देखते हो। और अंकिता के कशिश के ताऊजी ने नाम लेके बोला था, उस समय आप यहाँ पे सड़कों में थे, आज अपने घर में क्यों बैठे हुए? ओके, उन्होंने वीडियो है, आप देखिए, सोचा आपने भी शायद कवर किया होगा कि उस समय जब आप सड़कों में थे, उस समय वो 7 साल की बेटी आपकी बेटी थी, आज आप सत्ता में हो तो आज आपकी बेटी नहीं हो गई, और उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, आज विरोध में है, कहाँ हो? दोनों तो ही नजर नहीं दे, तो समाज का आंदोलन था। तो कांग्रेस के पास इतना बड़ा तंत्र है, खड़े कर देते भीड़ पूरे शहर में, और भाजपा के पास उतना बड़ा तंत्र है, खड़ी कर देते। देखो, बेटियों के लिए राजनीति मत करिए, बेटियां आपकी भी है, मेरी भी है, उनको राजनीति मुद्दों के ऊपर लड़ाई करिए। पलायन क्यों हुआ? मुद्दा है। शिक्षा क्यों नहीं दे रहे? मुद्दा है। पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? मुद्दा है। आप पेपर लीक में यहाँ के बच्चों को कह रहे हो देशद्रोही। सर, पेपर लीक वाले पॉइंट में हम दोबारा से बातचीत करेंगे, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, लेकिन जो संगठन है उस वाले पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट आपका वही है। तो जय पहाड़ी जय पहाड़ जैसे नारे क्या आपके संगठन के हैं, और ये क्या ये लोकप्रिय अब हो चुके हैं? जैसे कि मेरे को सुनाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मार्केट के उत्तराखंड के अंतर्गत। आप कैसे मानते हैं कि ऐसे नारे पहाड़ी लोगों को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से संगठित करने में ये मदद कर पाएंगे? देखिए, हमारा नारा है जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल। ये उत्तराखंड राज्य जो उत्तरांचल के नाम से था, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पौराणिक काल, आज से नहीं, एक गढ़वाल का, एक कुमाऊं का। हमने कहा है जय कुमाऊं, जय गढ़वाल, जय पहाड़ी, जय पहाड़। देखिए कितना अच्छा प्यारा है। अगर हम कुमाऊं की बात करें तो नेपाल का डोटी कुमाल से लेके यहाँ तक पहले पूर्वांचल कहा जाता, और ये जो गढ़वाल वाला हिस्सा है इसको केदारखंड कहा जाता, मानसखंड और केदारखंड। ये आपको महाभारत से मिलेंगे। हम आज की बात करते हैं, 2 हिस्से हैं, 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, और हमारा नारा है जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल। कितना गर्वित विषय है। हम पहाड़ के हर व्यक्ति को कहेंगे कि अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने
रीति रिवाजों के ऊपर गर्व कीजिए। और ये वो पहाड़ है, जब पहाड़ में सड़क नहीं थी, जब पहाड़ में संसाधन नहीं थे, तब हम इस जगह पे जीवित रहे, हमने पूरी परंपराओं को बचा के रखा। आज तो आपके पास सब कुछ है, और ज्यादा बचना चाहिए इन चीजों को, और ये संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए, हमारे बच्चों तक जानी चाहिए। सर, जो पिछले कितने वर्ष जो जितने वर्ष से यूनियन पहाड़ी आर्मी हिंदू संगठन जो है ये हल्द्वानी के एरिया में जो काम कर रहा है, तो हल्द्वानी का जो एरिया है वो इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि आप इस इलाके से पर्टेन करते हैं, तो इस इलाके में किस प्रकार से राजनीति में जो परिवर्तन करने की ये कोशिश कर पाई है अभी तक? देखिए, राजनीति में परिवर्तन करने के लिए अभी दो चीजें हुई हैं। पहला चुनाव मैंने लड़ा, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड चुनाव मुझे लड़ाया। दूसरा चुनाव दीपा पांडे जी हैं बसानी की, उन्हें जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ने उनको चुनाव लड़ाया, हमने चुनाव लड़ाया, संसाधन दिए, अपनी गाड़ियां दी, लोग दिए, और वो एक अच्छा जनाधार लेके आए। तो ये अभी है। उसके बाद गढ़वाल में हमारी एक सदस्य, उन्होंने क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा, उनको हमने सपोर्ट किया। बागेश्वर में हमारे 5 लोग चुनाव लड़े थे, उनको हमने सपोर्ट किया। लमगड़ा में सपोर्ट किया, हमारा ये धारी में सपोर्ट किया, पहाड़ पानी में सपोर्ट किया, पिथौरागढ़ में सपोर्ट किया, और जो आपके ये अपना ये उत्तरकाशी का एक क्षेत्र है, वहाँ पे एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ा था पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के, उससे हमने उसको सपोर्ट किया। बेताल घाट से हमारे नवीन जी चुनाव लड़े थे, एडवोकेट हैं वो, तिवारी जी, उनको हमने सपोर्ट किया। यहाँ हल्द्वानी के अंदर जितने भी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान थे, उसमें से हमने 2 प्रधानों को सपोर्ट किया। उसके बाद क्षेत्र पंचायत में 1 को सपोर्ट किया। लेकिन इस तरह से हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि हम पहाड़ के लोगों के लिए पहाड़ की बात करते हैं, क्योंकि ये राज्य हमारा है, इस राज्य में पहला हक भी हमारा है। सर, जिस प्रकार से आप बता पा रहे हैं, तो उससे अंदाजा लग रहा है कि आपका जो स्थानीय राजनीति है उसमें जो है इस परिदृश्य पर प्रभाव पड़ा है। मुझे लगता है, जितना मैंने अपनी स्टडी किया, आई थिंक आपकी जो यूनियन 2016 से खड़ी हुई है। सर, जिस आप बात करते हैं कि यहाँ पर अगर कल के दिन आपको अगर विधायक से चुनाव, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मैं चुनाव फाइट करूंगा, कंपटीशन लड़ूंगा, अगर लड़ते हैं, या मेयर का ही आप अगर दोबारा अगर चुनाव लड़ते हैं, तो प्राथमिक मुद्दों पर जो ऐसे मुद्दे होंगे उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कोई ऐसी परियोजनाएं हैं, कोई ऐसी नीतियां हैं जिसे आप लागू करना चाहेंगे? बिल्कुल लागू करना चाहूँगा। मेरी जो चुनाव लड़ने के दौरान मैं अपने जो मुद्दे हैं मैंने क्लियर कर रखे हैं। देखिए, हम शिक्षा पे चुनाव लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में हर व्यक्ति को शिक्षा दी जाए, उच्च शिक्षा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हमारे गांव में, जब मैं गांव गया तो मेरे ही दोस्त की बेटी को स्कूल में फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, कि उनके पिताजी 5,000 रुपये, 5,500 रुपये की नौकरी करते हैं, और 6,000 रुपये की फीस है। सिलाएगा बच्चा, फर्स्ट क्लास बच्ची है, इंटर बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। हम कुमाऊनी रूप में इस पूरे प्रदेश को, कुमाऊं को, और गढ़वाल के रूप में गढ़वाल को सजाएंगे उनकी संस्कृति के हिसाब से। हरित हल्द्वानी का जब हम मेयर की बात करते हैं, तो हरित हल्द्वानी का हमने सपना लेके हम लोगों में गए थे। आज आप देखिए, पूरा यहाँ कांग्रेस का शहर तो खड़ा हो गया, लेकिन उसको डेकोरेट कैसे करेंगे? हम पेड़ पौधों से कर सकते हैं। अब इतना पैसा आने के बावजूद भी अगर लोग कहते हैं, जो उस पद पे बैठे हुए हैं, चाहे वो मेयर साहब हो, चाहे नगर आयुक्त हो, कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, तो कहाँ गया वो पैसा, कहाँ लगा वो पैसा? तो उसको हम क्लियर करेंगे कि भाई ये चीजें क्लियर। कचरा जो है चारों तरफ फैला हुआ है, क्यों फैला हुआ है? जब आज 2025 में कचरा फैला था, सन 2000 में भी कचरा फैला होगा, जब ये नगर पालिका रही होगी। क्या तब से वैसा ही प्रबंधन है? पैसा कहाँ गया? उसकी क्लैरिटी नहीं है, मोहल्ले साफ सुथरे नहीं है। हमारे पास इस प्रदेश में गर्व करने के लिए लाखों लोग हैं, उन सबके नाम से हर गली का नाम रखेंगे। उन गांव जो गली में लोग रहे हैं उनसे पूछ के रखेंगे। भाई सैनिक के नाम से हो सकता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से हो सकता है, राज्य आंदोलनकारी के नाम से हो सकता है, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से हो सकता है। हम महारानी रानी लक्ष्मीबाई को तो जानते हैं, लेकिन हम कानू महर को नहीं जानते, जिन्होंने अपने टाइम पे अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, लोहाघाट के रहने वाले थे। उसको हम पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, यहाँ के लोगों को हम पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। मैं अभी अल्मोड़ा गया था, अल्मोड़ा में गोविंद वल्लभ पंत जो दी थे, उनके जो जो वहाँ पे संग्रहालय बनाया हुआ है, खाई लगी हुई है, लोग थूक रहे हैं उनके रास्तों पे, बाइक खड़ी हुई है वहाँ पे, वो हमारा गर्व का विषय है। उनको हम जन जन तक पहुँचाएंगे कि इन लोगों ने हमारे लिए अपना जीवन दिया है, तो इनको नमन करना और उनको आगे पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर पहाड़ के लोग आते हैं, लोग लूटते हैं उनको। अभी एक व्यक्ति यहाँ हॉस्पिटल में आया, रात के 12 बजे
जब उसको इलाज के लिए बोला, अब आपका पेशेंट को हम नहीं कर सकते, आप ले जाओ। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में व्यक्ति की मौत हो जाती है और उस व्यक्ति से 60,000 रुपये लिए जाते हैं, एक दिन का 5 से 7,000 रुपये लिया जाता है। अब वो कहता है भाई साहब मैं कहाँ जाऊँ, उन्होंने मेरे को दूसरे दिन फोन किया, नहीं तो मैं कहता मेरे घर में आ जाओ भाई, रात के 12 बजे आपके मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हुए। तो ये चीजें हम चाहते हैं, क्योंकि हल्द्वानी कुमाऊं का द्वार है और कोटद्वार और देहरादून जो है और ऋषिकेश गढ़वाल के द्वार है। हमारे लिए तो 2 ही रास्ते हैं ना कुमाऊं में जाने के लिए, रामनगर 3 रास्ते, रामनगर, हल्द्वानी और टनकपुर, ऐसे ही वहाँ पे भी है। तो इनको हम बनाएंगे हब के तौर पे, और पहाड़ के लोग अगर नीचे किसी काम से आते हैं तो उनको रहने की दिक्कत ना हो। तो और आप जब वो पहाड़ में पलायन करने के लिए मजबूरी नहीं होगा तो नीचे नहीं आएगा। भाई मुझे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार सब मेरे गाँव में मिलेगा, बंदर नहीं रहेंगे, सुअर नहीं रहेंगे, जंगली जानवरों से डर नहीं होगा, तो मैं तो हल्द्वानी छोड़कर अपने गाँव चला जाऊँ। मेरे भतीजा बाजू कल ही आए हैं गाँव से, वो कह रहे थे कब चल रहा है, मैंने कहा अगले महीने चलेंगे और वहाँ पे जो भी खेती बाड़ी है वो करके फिर आऊँगा यहाँ पे काम करने के लिए। मैं तो रहना ही नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने गाँव में रहूँ और उसी खुशहाल जीवन के साथ जीऊं जब मैं 89-90 के आसपास जीता था। सर आगामी चुनाव 2027 में आ रहे हैं जी, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव आ रहे हैं, लेकिन क्यों जो लोग जो है पहाड़ी आर्मी हिंदू संगठन से जो इससे राजनीति करेंगे, राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्यों लोग यहाँ पर उनको मतदान देंगे? किस प्रकार से लोगों को आप प्रेरित कर पाएंगे? देखिए, लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे पास जो भी पार्टी होगी, क्योंकि पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड सामाजिक संगठन है, वो चुनाव, लेकिन पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड किसी राजनीतिक ऐसे दल के साथ चुनाव लड़ेगा जो पहाड़ की बात करता होगा, जो पहाड़ियों की बात करता होगा, पहाड़ के लोगों के लिए बात करता होगा, पहाड़ के संसाधनों के लिए बात करता होगा। हम तो कहते हैं गौ माता को राज्य माता का दर्जा दो, और जो गौ माता के साथ गलत करता है उसको फांसी दो। जो आज नकल यहाँ पे हो रही है, उस नकल को रोकने के लिए सीधा जैसे NDA के एग्जाम होते हैं, नीट के ज्यादा ऑनलाइन कर दो। उसके कई एक परसों मुझे वहाँ पे यहाँ पे एक व्यक्ति मिले, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया, 2 स्तरीय और एल्गोरिथम बेस पे अगर पेपर निकालोगे तो पेपर लीक कभी होंगे ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, लोग आ रहे हैं सजेशन देने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य आएगा उसमें आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो पहाड़ के लिए, पहाड़ के लोगों के लिए और पहाड़ की जो संस्कृति सभ्यता है उनको बचाने के लिए, पहाड़ के पलायन को बचाने के लिए। आज पहाड़ में मेरा भाई बैठा हुआ है, उसको वो अधिकार देने के लिए कि वो भी सम्मान के साथ जीवन गुजार सके, न किसी के डिपेंड हो, न किसी के सामने हाथ जोड़े। 5 किलो 10 किलो राशन के लिए नहीं, वो अपने सम्मान के लिए। उसको भी वो चीज़ मिलनी चाहिए जो यहाँ पे बैठा व्यक्ति उसको मिलती है। लाइट उसको भी मिलनी चाहिए, पानी उसको भी मिलना चाहिए, बिजली उसको भी मिलनी चाहिए, रास्ते उसको भी मिलने चाहिए। आज गाँव आप देख लीजिए, मेरे गाँव की बात में एग्जाम्पल देता हूँ और मैं अपने शहरों में बैठा हूँ, यहाँ का एग्जाम्पल देता हूँ। वहाँ से आके हम यहाँ आ गए, यहाँ भी हमारी वही हालत है। कल मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा, कल मैं यहीं पे एक कॉलोनी में गया था, उस कॉलोनी में आज तक सड़क नहीं बनी। जब से वो कॉलोनी कटी है, 5 साल मेरे को यहाँ पे हो गए। मैं बोला आपने कभी आवाज ही नहीं उठाई? बोला विधायक जी के यहाँ देखे आए थे, आज तक हुआ नहीं। सोचिए, हम इससे अच्छा तो गाँव में है, वहाँ कम से कम हमारे खड़ंची तो हैं, अपने हिसाब से पत्थर डाल के हमने रास्ते बनाए और गर्व करते हैं कि उन रास्तों पे हम चलते। तो बहुत बड़े क्षेत्र में हम चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छे उससे लड़ेंगे। अब ये जनता के ऊपर है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में भेजना चाहते हैं जो उनके लिए काम करे, या जो उनको दारू पिलाए, जो उनको मुर्गा खिलाए, जो उनकी बेटियों के साथ गलत करे और फिर चुनाव में हाथ जोड़ के आ जाए कि मैं आपको ऐसा करूंगा, उसके बाद 5 साल आए ही ना। लेटेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं हमारे मेयर साहब का बताऊंगा। इसी रास्ते में आए थे, यहाँ के लोगों ने वोट भी दिया था। आज वो दुखी हैं कि उनके यहाँ डर लग रहा है उनको रात को इस रास्तों पे चलने में, लाइट नहीं है, कूड़ा फैला हुआ है। और जब चुनाव में थे तब तो बड़े बड़े वादे किए थे। सर, जिस प्रकार से उत्तराखंड के युवाओं, जो विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र के युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने में उसकी अहमियत को सोचें? मैं पहाड़ के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आपका वोट बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी सोच बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए कि कौन व्यक्ति आपका इस्तेमाल कर रहा है, कौन व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है। जो अभी कल आंदोलन में हुआ, बच्चों का उपयोग हुआ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, बच्चों का उपयोग हुआ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। तो पहाड़ के युवाओं से मेरा निवेदन है कि आपको रोजगार भी वहीं पे मिलेगा, आपको चिकित्सा भी वहीं मिलेगी, आपको शिक्षा भी वहीं मिलेगी और आपको सामाजिक सुरक्षा भी वहीं पे मिलेगी। और इतना रोजगार है पहाड़ में, आप जब उस चीज को स्टडी करेंगे तो हम आपको लाके देंगे। बस आपने इतना करना है, बहकावे में नहीं आना है। आपको किसी दूसरे प्रदेश की संस्कृति को अडॉप्ट करने से पहले अपनी संस्कृति पर गर्व करना है। सर, आप वापस आते हैं कि इस टॉपिक पे जो पेपर लीक का मामला है, हाल ही में जो पेपर लीक को लेकर बेरोजगार संघ वालों ने या उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा या अलग अलग सामाजिक संगठन जैसे कि पहाड़ी हिंदू आर्मी है, इवन जो विरोधी पार्टी है, चाहे
जो यूकेडी अभी भी काम कर रही है, और कांग्रेस की पार्टी की बात कर लेते हैं हम, सारे पार्टी जो है इसमें जो है जो पेपर लीक का मामला हुआ था इसमें सब शामिल हुए। लेकिन बाद में ये देखने को आया कि जो है पेपर लीक का जो मैटर था वो चेंज हो गया, क्योंकि राजनीति उसमें आने लग चुकी थी। ऐसा सत्ता में जो काबिज पार्टी है उनका ये एलिगेशन है। नंबर दूसरा, जो आज़ादी के नारे लगाए जा रहे थे जो कि जेएनयू से, और नंबर दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश करें, चाहे हम देहरादून की बात कर लें चाहे हम हल्द्वानी की बात कर लें। और नंबर तीसरा अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये कहना, जैसे कि पेपर लीक जब हुआ था, आरोप लगाए थे, एलिगेशन लगाए थे कि हरिद्वार से जो बच्चों को शिफ्ट किया गया सीएम धामी के आवास में लाने के, और कुछ फोटो वहाँ पर वायरल की हाकम सिंह की, जो एक बंदा है जो उसकी फोटो वायरल हो रही थी, जो है यही जो है वहाँ पर था और उसकी जांच होनी चाहिए थी, जो छात्र संघ में मिलने आया था वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों की जो एलिगेशन है, आरोप है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? नंबर दूसरा, सत्ता में जो काबिज सरकार है, जो बीजेपी पार्टी है, उनके जो कर्ता धर्ता हैं, उनसे जो पार्टी में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, अब तो ये बोल रहे हैं कि सरकार ने जो है विरोधी पार्टियों का मुंह बंद करा दिया। राजनीति कर कौन रहा है? राजनीति खुद सत्ता पक्ष कर रहा है। पहले दिन जब बच्चों ने कहा कि पेपर लीक हुआ, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, आपने क्यों नहीं की? क्यों 7-8 दिन तक लटका के रखा? क्यों बच्चों को सड़कों पे लेके आए? मैं तो आरोप लगा रहा हूँ सरकार पे, पहाड़ के बच्चों को सड़कों पे लाकर उनके ऊपर मुकदमा करके यहाँ की जितनी भी सरकारी पोस्ट है बाहर वालों को बेचने का पूरा षड्यंत्र सरकार कर रही है। इसमें आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस तीनों मिली हुई है। क्यों? बाहर के लोगों को यहाँ लाएंगे, सत्ता में बैठेंगे और फिर सत्ता अपने हिसाब से चलाएंगे। यहाँ का व्यक्ति ये समझ नहीं रहा, क्योंकि सरकारी तंत्र अगर बाहर का होगा, आपका तो नहीं है ना, सरकारी तंत्र अगर बाहर का होगा तो आपके ऊपर राज करना आसान होगा। ये है सर। लास्ट मेरे 2 क्वेश्चन बच गए हैं। आपकी जो बातें हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, जो विचार हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा ये यूकेडी से मिलते जुलते लगते हैं मेरे को। हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, हम बीजेपी की बात, लेकिन जो आपके विचार हैं यूकेडी से मिलते जुलते हैं। आप कैसे आप यूकेडी से अपने आप को भिन्न रखते हैं? देखिए, यूकेडी जो है राज्य आंदोलन के दौरान उसने बहुत काम किया, हम उसको नमन भी करते हैं। लेकिन राज्य बनने के बाद यूकेडी पहाड़ियों के लिए क्यों नहीं लड़ी? आज दिखने में आ रहा है कि कहीं कहीं यूकेडी आवाज उठा रही है, लेकिन मैं तो यूकेडी में कभी गया नहीं, मैंने उसको पढ़ा नहीं। मैं जितना उसको देखा है, समझा है, यूकेडी में अभी भी बहुत कुछ क्लियर होना बाकी है। हमारा क्लियर है डिसीजन, यूकेडी का क्लियर। यूकेडी तो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। राज्य हमारा है, राज्य में हम यहाँ रहेंगे, शासन और प्रशासन हमारा होगा। बाकी हमें जो यहाँ रह रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रोस्पेक्टस यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं आपको उस चीज को बुलाया, मैं ला सकता हूँ प्रोस्पेक्टस अंदर रखा हुआ है उसमें। हाँ, तो उसमें हमने साफ कहा है, बाहर का वो व्यक्ति व्यापार करने आए, यहाँ रहने आए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तो हमारे संसाधनों को छेड़ोगे, हमारी संस्कृति पर हमला करोगे, हमारे ऊपर आप कवर करने की कोशिश करोगे, हमारे लोगों को लूटोगे, तो आप क्या हम विरोध करेंगे। तो शासन और प्रशासन तो हमारा रहे, आप यहाँ रहिए, बहुत अच्छे से रहिए, व्यापार करिए। हम तो चाहते हैं कि व्यापारी आए। जो जैसे इसका एग्जांपल दूंगा भू कानून से, ये राज्य में पूरी जमीन यहाँ के लोगों की है, यहाँ के मूल निवासियों की है। बाहर के लोगों के लिए बिल्कुल, जब सत्ता में आते हैं 1 इंच जमीन नहीं देंगे हम किसी को। जो यहाँ रहेगा वो न यहाँ वोट डाल पाएगा, न यहाँ शासन में आ पाएगा। आपको भी 75 साल इंतजार या 80 साल इंतजार करना पड़ेगा, हम करें ना। 1950 से अगर हम लेके चले या उससे पहले से लेके चले, हमारे तो परदादा बड़बू यहाँ से है, हम 1950 से लेके चलते हैं संविधान से, तो आपको आज आने के बाद 1 साल बाद आप यहाँ के स्थायी नागरिक बन के हमारे रोजगार खा जाओगे? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको लिख के देना पड़ेगा कि मैं अगले 80 साल तक यहाँ पर रहूंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं व्यापार करूंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे रोजगार, हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों के ऊपर आप अतिक्रमण नहीं करोगे। हमारे संसाधन हमारे, पहली प्रायोरिटी हमारी, उसके बाद दूसरे। आप अपने राज्य में रह सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पे जो रहेंगे उनका हमारा क्लियर है। सर, अब अंत की ओर बढ़ते हैं। लास्ट आपकी यूनियन को लेकर हम बातचीत करेंगे कि यूनियन को फैलाने के लिए, जैसे कि आज के दिन में देखा जाता है कि किसी भी यूनियन को, किसी भी संगठन को चलाने के लिए काफ़ी धन का जरूरत होता है, काफ़ी पैसा जरूरत होता है। क्या आपने कोई ऐसा डिजिटल मीडिया के तौर पर जो है कोई ऐसा प्रचार तंत्र बनाया है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, जो उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने अभी वो पेपर चोर, गद्दी चोर वाला नारा
गाना निकाल रखा है। तो इस प्रकार से आपने कोई डिजिटल मीडिया में अपने प्रचार तंत्र को बढ़ाने की कोशिश की। नंबर दूसरा, कोई एप्लीकेशन बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अदर संगठन जहाँ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या इवन यूकेटी वालों से भी मैंने बातचीत करी है कि यूकेटी इस पर काम कर रही है कि एक ऐसा ऐप बनाने की कोशिश कर रही है कि लोगों को तंत्र से जोड़ा जाए और उत्तराखंड में जोड़ा जाए, जो आगामी 2027 में चुनाव चल रहे हैं। तो ऐसे किस प्रकार से आप कोई ट्रस्ट, कोई डोनेशन, कोई पैसा, और आपके पास पैसा है नहीं, किस प्रकार से आप लोगों को जोड़ पाएंगे, क्या कार्य कर रहे हैं आप? देखिए, हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं, लोग हमारे काम को देख के हमसे जुड़ते हैं। दूसरा, जो पार्टी में संगठन में लोग हैं, कुछ सक्रिय संगठन के लोग हैं, कुछ निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय मतलब कि वो आते तो हैं लेकिन वो पदाधिकारी नहीं है। तो हमने सबसे कहा है कि आप अपने अगल बगल अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बताइए कि हम ये काम कर रहे हैं। हमने एक अपना पैम्पलेट बना रखा है, मैं अभी आपको पैम्पलेट भी दूंगा। वो पैम्पलेट आपके देने के बाद उसमें हमने एक बारकोड डाला है। जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसमें हर महीने अपना अनुदान देते हैं, और जो लोग हैं जो जुड़ते हैं उनसे हम 100 रुपए की चंदा फीस लेते हैं जुड़ने के लिए। उसी से हमारे कार्यक्रम होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं उसी फंड से होते हैं। पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के खाते में ही पैसा जाता है, उसके अलावा हमारे पास कोई और संगठन, लोग पैसा देते हैं, आपके उससे, मेरे उससे, उनके उससे, सबसे पैसा देते हैं कि भाई आप ये काम कर रहे हो, हमें सदस्य बना दीजिए। हमारा अर्निंग यही है, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे, हम समाज को जागरूक करने के लिए कह रहे हैं। पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी मैंने जो ये आंदोलन हुआ था नकल विरोधी कानून के लिए बुद्ध पार्क में, बच्चों के पास उस टाइम पे पैसा कलेक्शन करने के लिए बारकोड नहीं था। तो मैंने क्या किया कि वो बारकोड के लिए अपना जो चुनावी खाता दिया था, और मैंने कहा था कि आज 25 तारीख से 7:30 के बाद मेरा जो चुनावी खाते में जितना भी पैसा आएगा मैं इन बच्चों को दूंगा। अब 2 दिन वहाँ क्रैश हो गया, 2 दिन में हम वहाँ रहे तो मेरा फोन घर में ही था। तो आज मेरे पास उस खाते में 406 रुपये पड़े हैं। अब मैं उसको पीयूष को दूंगा, क्योंकि लास्ट तक पीयूष बैठा था। बीच में जो लोग उठ गए थे, अब हमारा भरोसा उन पर उठ गया है। हमें पूरा लगता है कि उन्होंने आंदोलन बेचा है और उन्होंने अंदर तरह से सांठ गांठ की है, जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोग अंधेरे में बिना किसी को बताए वहाँ आ रहे थे। बहुत दुख होता है जिस प्रकार से आंदोलन इस प्रकार टूटते हैं। तो पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को देखती है और कार्य करती है। नमस्कार सर, आपने आज देशभक्त डायलॉग से बात करी, और जो कुमाऊं के उत्तराखंड गढ़वाल, चाहे कुमाऊं की बात करें, चाहे कुमाऊं की बात करें, चाहे गढ़वाल की बात करें, चाहे पूरे उत्तराखंड की बात करें, या हम पूरे नेशनल भारत की बात करें, तो इन चीज़ों पर अपने व्यक्तित्व को रखा, अपने विचार को प्रकट किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया और अभिनंदन। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज आपने जो है उत्तराखंड में जो है, मैं अभी हूँ हल्द्वानी सिटी का इलाका पड़ता है, पहाड़ी हिंदू संगठन, पहाड़ी आर्मी हिंदू संगठन के जो है फौजी भवन पहाड़ी, उनसे हमने बातचीत करी। आपने उनके व्यक्तित्व को सुना, उनके विचारों को सुना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको उनके विचार पसंद आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट्स होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी अन्य रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।